हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? तो हम लोग मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे थे। कमर्शियल बैंक के बारे में हम अपना डिस्कशन कंप्लीट कर चुके थे सेकंड लेक्चर में ही। सेंट्रल बैंक पढ़ाना शुरू किया था आपको। सेंट्रल बैंक में फंक्शंस पढ़ रहे थे, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। उसमें 5 फंक्शन बताए थे मैंने, उसमें 4 फंक्शन हमने कवर कर लिए थे, एक फंक्शन बाकी रह गया है। वो लेंदी भी, आज की पूरी क्लास शायद निकल जाएगी उसमें, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं पिछला थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। सर इसमें ना आपने सबसे पहले तो मीनिंग बताया था सेंट्रल बैंक का क्या मतलब होता है। यहाँ आपने बताया था कि सेंट्रल बैंक ना एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी है जो देश के अंदर जो भी हमारा मॉनिटरी और बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर मॉनिटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सबको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक हिंदुस्तान में सेंट्रल बैंक किसे कहा जाता है? जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व जो है वो सेंट्रल बैंक है वहां का, वैसे ही हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक क्या करता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक? इसको हमने डिटेल में किया था। मैंने बताया था कि इसमें इसके जितने भी फंक्शंस है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं 5 हिस्सों में। सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इशूइंग ऑफ करेंसी। सेंट्रल बैंक इज द इशूइंग अथॉरिटी इन इंडिया। ये इशूइंग अथॉरिटी है। किस चीज की इशूइंग अथॉरिटी? करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है। मतलब देश के अंदर जितनी भी करेंसी इशू करी जाती है वो सेंट्रल बैंक ही करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और 1 रुपी कॉइन। 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का सिक्का छोड़ के जिस भी डिनोमिनेशन की करेंसी इशू होगी देश के अंदर वो सब सेंट्रल बैंक करेगा। अच्छा, आपको पता है साल भर में तकरीबन कितने नोट जो है देश में प्रिंट होते हैं? कितनी करेंसी प्रिंट होती है? 2000 करोड़। 2000 करोड़ जो है तकरीबन हर साल प्रिंट किया जाता है। ये एक मतलब अप्रॉक्सीमेट फिगर है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। आप आसपास ले सकते हैं कि देश के अंदर जो है तकरीबन हर साल 2000 करोड़ करेंसी जो है प्रिंट करी जाती है। अच्छा, उसके बाद हमने बात करी थी सेंट्रल बैंक और क्या करता है। ये है सर बैंकर टू गवर्नमेंट बताया था आपने। और एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट क्या करता है? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट। तो एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट क्या करता है? ये जो भी कमर्शियल बैंक फैसिलिटी पब्लिक को प्रोवाइड कराता है, सिमिलरली सेंट्रल बैंक जो है वैसी ही फैसिलिटी जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराता है। जैसे गवर्नमेंट के सर अकाउंट मेंटेन करता है, उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जरूरत पड़ने पे उनको लोन प्रोवाइड कराता है, और उनको पैसे या किसी और फाइनेंस से रिलेटेड किसी मैटर पे अगर सजेशन चाहिए, एडवाइजरी चाहिए, तो वो उसको इशू करता है, प्रोवाइड कराता है। तो इट प्रोवाइड एडवाइजरी टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंस। ओके, उसके बाद हमने किया था बैंकर टू बैंक। सेपरेटली आपसे एग्जाम में 3-3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बैंकर टू गवर्नमेंट बताओ, बैंकर टू बैंक बताओ। अच्छा, बैंकर टू बैंक में मैंने आपको क्या बताया था कि सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक के लिए एज अ बैंकर टू बैंक क्या करता है सर? इनका जो CRR है उसको कस्टडी प्रोवाइड कराता है, कस्टोडियन टू कैश रिजर्व रेशो। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद क्या करता है? कस्टोडियन टू कैश रिजर्व रेशो के अलावा ये इनके इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन को भी सेटल करता है। इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन को सेटल करता है। इसके लिए हमने क्या कहा था, ये क्या कहलाता है? क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करता है। और जरूरत पड़ने पे जब कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत होती है और उस टाइम पे कोई उसको मदद नहीं कर रहा होता है, तो एकदम लास्ट रिसोर्ट में लास्ट ऑप्शन जो अवेलेबल होता है RBI होता है। तो RBI ऐसे मौके पे काम आता है जब कमर्शियल बैंक की मदद कोई और नहीं करता, तो लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अच्छा, एक और बताया था मैंने, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसमें बताया था मैंने कि क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट ना उसमें इम्बैलेंसेस अराइज हो सकते हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए, उन इम्बैलेंसेस को एडजस्ट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करती है। इसीलिए हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं अपने पास। ठीक है, लास्ट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, इसके बाद सेंट्रल बैंक खत्म हो जाएगा।
ये करेंगे, लेकिन ये लेंदी है, आज की शायद पूरी क्लासेस में निकल जाएगी। चलिए जी, सबसे पहले हम बात करेंगे चौथे फंक्शन में, इसकी क्या हेडिंग है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इसका क्या मतलब है? देखिए, सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है बहुत सारी, कमर्शियल बैंकों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, करेंसी इशू करता है, और अपने पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंसेस को पूरा करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के स्टॉक मेंटेन करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करता है बेसिकली। लेकिन इसके अलावा इकोनॉमी में पैसे के फ्लो या क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही है। मतलब सर, मतलब इकोनॉमी के अंदर पैसे का फ्लो कितना होगा, मतलब इकोनॉमी में कितना पैसा जाएगा, उसको रेगुलेट, उसको मॉनिटर करने की या उसको कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये काम कैसे करता है, इकोनॉमी में पैसा कितना सप्लाई होगा या क्रेडिट कितना क्रिएट किया जाएगा इकोनॉमी के अंदर, ये कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना जरूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करता क्यों है, बाय देयर इज अ नीड टू कंट्रोल दी सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएट होना या पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करना जरूरी क्यों है? देखिए, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पैसा जो है, मनी, एक्चुअल मनी जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बनाती है, और इकोनॉमी के अंदर जो रिलीज किया जाता है पैसा वो भी आरबीआई के थ्रू ही होता है। लेकिन इसके अलावा कमर्शियल बैंक जो है वो एक बहुत अहम फाइनेंशियल यूनिट है हमारे देश का, और कमर्शियल बैंक भले ही एक्चुअल करेंसी प्रिंट ना करता हो, लेकिन वो क्रेडिट क्रिएट कर करके, लोन दे दे के इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को बढ़ाता है। ये बात समझ आती है? कमर्शियल बैंक जो पैसा क्रिएट करता है, मतलब लोन देके जो पैसा क्रिएट करता है इकोनॉमी के अंदर, वो एक हाइपोथेटिकल मनी है, ठीक है। लेकिन आरबीआई जो पैसा क्रिएट करता है, पैसा प्रिंट करता है या मिंट करता है, वो एक्चुअल मनी है। अब चाहे आरबीआई एक्चुअल मनी प्रिंट करे या कमर्शियल बैंक लोन देके हाइपोथेटिकल मनी क्रिएट करे, इकोनॉमी पे पैसे के फ्लो होने से, क्रेडिट के क्रिएट होने से इंपैक्ट सेम ही आता है, याद रखिए। चाहे रियल मनी फ्लो हो रहा हो इकोनॉमी के अंदर या हाइपोथेटिकल मनी जा रहा हो, इट विल क्रिएट द सेम सर्कमस्टांस, सेम सिचुएशन इन द इकोनॉमी, सेम इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो आरबीआई को पैसे के फ्लो या क्रेडिट को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है, ये मैं बता देता हूं आपको। दो चीजें करनी है कि सबसे पहले तो सर, इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और इससे अहम जो सवाल है ना वो ये है कि क्यों जरूरी है, व्हाई देयर इज अ नीड टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, क्यों करें हम कंट्रोल। पहले हम इस पे बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे कि ये कैसे किया जाता है। देखिए, इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, कुछ इनिशिएटिव्स ले सकती है आरबीआई, जिसके थ्रू जो है इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल किया जा सकता है। उस पर हम बात कर लेंगे बाद में, और वो हमारे सिलेबस का हिस्सा ऑब्वियसली। लेकिन हमें ये समझ आना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, सीधी सी चीज है, इकोनॉमी में आपको पता ही होगा कि अगर आप बताओ खुद ही कि इकोनॉमी में अगर पैसे ज्यादा हो जाएं तो उससे क्या होगा, या अगर पैसे इकोनॉमी के अंदर कम है का मतलब सर, कम होने का मतलब जितनी इकोनॉमी में पैसे की रिक्वायरमेंट है उससे अगर कम पड़ जाए पैसा, तो उस सिचुएशन में इकोनॉमी किस तरह की प्रॉब्लम फेस करेगी। अगर पैसा इकोनॉमी में ज्यादा है, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा है, तो फिर उस सिचुएशन में इकोनॉमी को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि ज्यादा और कम का फैसला कैसे होता है, देखो इकोनॉमी में ना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं हर साल। मान लीजिए 1 लाख रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया, तो आप बताओ उनको खरीदने के लिए इकोनॉमी में कितने पैसे की जरूरत है? 1 लाख। अगर 1 लाख रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए तो उनको खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी। अगर इकोनॉमी में 1 लाख से ज्यादा है पैसा, इसका मतलब देयर इज एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। और अगर 1 लाख के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए इकोनॉमी में जो पैसा है वो 1 लाख से कम है, मान लीजिए 60,000, 70,000, 80,000 है, इट मीन्स देयर इज अ लैक ऑफ मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। तो अगर पैसा ज्यादा हो जाएगा उससे क्या होगा सर, पैसा ज्यादा हो जाएगा ना तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, जाहिर है। और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा करेंगे, और डिमांड जब ज्यादा करेंगे तो कंपैरेटिवली सप्लाई कम हो जाएगी अपने आप ही। डिमांड के ज्यादा होने से कंपैरेटिवली सप्लाई कम नजर आएगी, और जब सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज्यादा होती है, आपको पता है सिचुएशन को क्या कहते हैं हम, इकोनॉमी में क्या आता है, इससे महंगाई आती है। तो याद रखिए, अगर इकोनॉमी में पैसे का फ्लो ज्यादा होगा ना तो इट विल क्रिएट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इससे इन्फ्लेशन की पॉसिबिलिटी होती है। और अगर पैसा कम हो जाए
तो सर डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी। परचेजिंग पावर कम होने से डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। सप्लाई के ज्यादा होने की वजह से इकोनॉमी के अंदर क्या आता है, डिफ्लेशन आता है, या रिसेशन भी कह सकते हैं इसको। अब आरबीआई क्या करेगी इसमें, आरबीआई जो है किसी तरीके से कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके, कुछ इनिशिएटिव्स लेके, कुछ स्टेप्स लेके पैसे के फ्लो को कंट्रोल करना चाहती है। अब कंट्रोल करने का क्या मतलब हो कि पैसे का फ्लो ज्यादा ना हो जाए, इसको भी मॉनिटर करना चाहती है, और पैसे का फ्लो कम ना रहे, इस पे भी ध्यान देगी। तो कुछ टूल के थ्रू ना हम पैसे के फ्लो को मेंटेन करना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन को आरबीआई अवॉइड कर सके। समझ आ गई बात। तो आरबीआई का ये फंक्शन परफॉर्म करना क्यों जरूरी है, वाई आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। क्योंकि अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, पैसे के फ्लो या क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर पैसे का फ्लो या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, which will create a adverse situation in the economy. Either it will create an inflation or it will create deflation in the economy. इसलिए कंट्रोल करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि ये काम आरबीआई कैसे कर सकती है, आरबीआई पैसे के फ्लो को किस तरह कंट्रोल कर सकती है। तो देखिए, आरबीआई जो है इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लेती है, इसको हम टूल्स भी कहते हैं। देयर आर सर्टेन टूल्स थ्रू विच आरबीआई कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अब ये टूल्स जो है ना, ये दो तरह के हैं। जो भी मेजर्स आरबीआई लेगी इकोनॉमी में पैसे को कंट्रोल करने के लिए, पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, और कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। तो जो भी इनिशिएटिव आरबीआई पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए लेती है, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मेजर्स क्वांटिटेटिव कहलाते हैं, कुछ कहलाते हैं क्वालिटेटिव। अब ये डिवीजन किस बेसिस पे किया गया है, देखिए, अगर कोई टूल या कोई मेजर लिया आरबीआई ने जिसके थ्रू पूरी इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को कंट्रोल किया जाएगा, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शरी सेक्टर हो, कोई भी ऐसा स्टेप लिया जिसके थ्रू पैसे का फ्लो जो है वो कंट्रोल हो जाएगा सभी सेक्टर में, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी, से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है वो एंटायर इकोनॉमी को फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं, एंटायर इकोनॉमी, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो। लेकिन क्वालिटेटिव मेजर जो है ये सेलेक्टिव होते हैं। सर मतलब सेलेक्टिव मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करके बनाए जाते हैं या लिए जाते हैं। आरबीआई जैसे मान लीजिए सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसे के फ्लो को बढ़ाना चाहती है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैसे के फ्लो को कम करना चाहती है, सर्विस सेक्टर में पैसे के फ्लो को कम करना चाहती है, इंक्रीज करना चाहिए। एक पर्टिकुलर सेक्टर ओरिएंटेड जब इनिशिएटिव लिया जाता है उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेजर। लेकिन आरबीआई अगर कोई ऐसा मेजर लेती है जिसका इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी पे पड़ेगा, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी, पूरी इकोनॉमी उससे अफेक्टेड होगी, तो उस तरह के मेजर को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स कहते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है सर। अब मैं एक एक करके वो सारे इनिशिएटिव्स बताऊंगा, सारे मेजर्स आपको बताऊंगा, या टूल्स बताऊंगा। आपको ये तय करना है कि ये टूल जो है किस हिस्से में कैटेगराइज किया जाएगा, ये क्वांटिटेटिव मेजर कहलाएगा या क्वालिटेटिव कहलाएगा, ये आप तय करेंगे खुद। तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ले सकती है वो क्या है? फर्स्ट इज रेपो रेट। देखो, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा रेपो रेट होता क्या है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि रेपो रेट किस तरह से इस्तेमाल करेगी आरबीआई पैसे की फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से पब्लिक को जब जरूरत पड़ती है, पब्लिक को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पब्लिक ना कमर्शियल बैंक के पास जाती है, लोन के लिए अप्लाई करती है और लोन लेके अपनी जरूरत को पूरा करती है। उसी तरीके से कमर्शियल बैंक को जब पैसे की जरूरत होती है वो आरबीआई से ले सकती है। जब पब्लिक को पैसे की जरूरत होती है, कमर्शियल बैंक को अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से जब कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत होती है ना, तो वो आरबीआई से लोन लेती है। आरबीआई जो है वो जब लोन देता है ना कमर्शियल बैंक को, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो वो उससे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। इस इंटरेस्ट को हम कहते हैं रेपो रेट। समझ आ गई बात? जब कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है तो उसे जिस रेट पे लोन दिया जाता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। अच्छा, अगर लोन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दिया गया तो रेपो रेट अप्लाई होता है,
अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बैंक रेट। मतलब रेपो रेट और बैंक रेट दोनों एक ही चीज है। डिफरेंस क्या है? अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रही है आरबीआई तो रेपो रेट है, लॉन्ग टर्म के लिए है तो बैंक रेट है। असल शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है? देखिए अमूमन बैंकिंग सिस्टम में 14 डेज और लेस उसको हम शॉर्ट टर्म कंसिडर करते हैं। 14 डेज या उससे ज्यादा है, 14 डेज से ज्यादा है इनफैक्ट, तो उसको हम लॉन्ग टर्म कंसिडर करते हैं। तो अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है 14 डेज और मोर के लिए, मोर देन 14 डेज के लिए, तो वहां पे आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे हम कहते हैं बैंक रेट। और अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लेंडिंग प्रोवाइड कराता है फॉर अ पीरियड 14 डेज और लेस, तो उस सिचुएशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से रेपो रेट चार्ज करता है। समझ आ गई बात? कई दफा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर बैंक रेट क्या चीज है, रेपो रेट क्या चीज है। तो बैंक रेट रेपो रेट दोनों एक ही चीज है। डिफरेंस क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए है तो बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए तो रेपो रेट चार्ज किया जाएगा। और ऑब्वियस है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट जो है कंपैरेटिवली कम चार्ज करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से, और अगर लोन लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाएगा तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो रेपो रेट का जो रेट होता है ना, जो परसेंटेज होता है, वो कंपैरेटिवली बैंक रेट की तुलना में कम होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है ऐसे ही, एक होती है रिवर्स रेपो रेट। तीनों मिलते जुलते टर्म है, रेपो रेट, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड रिवर्स रेपो रेट क्या है? जिस तरीके से कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, कई दफा आरबीआई भी जो है कमर्शियल बैंक से लोन लेती है। अब कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लोन ले रहा था तो आरबीआई तो इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी, तो जाहिर है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लेगा लोन तो कमर्शियल बैंक भी तो आरबीआई से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, फ्री में थोड़ी दे देगी। क्योंकि अगर लोन ही देना है कमर्शियल बैंक, फिर आरबीआई को क्यों दे, पब्लिक को क्यों ना दे? पब्लिक को भी तो दे सकती थी। तो अगर पब्लिक को ना दे के कमर्शियल बैंक को देने का फैसला करती है कमर्शियल बैंक, तो उस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक जो है ना आरबीआई से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब इस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। सिंपल है, समझ आ गई बात? रेपो रेट आरबीआई जिस रेट पे देगा कमर्शियल बैंक को, रेपो रेट है। कमर्शियल बैंक जब आरबीआई को देगी जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। अब सर एक चीज क्लियर कर दें आप कि कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है, आरबीआई के सामने हाथ फैला लेती है वो लोन के लिए, ठीक है, समझ आता है। लेकिन आरबीआई को कमर्शियल बैंक से लोन लेने की जरूरत क्या है? हमें नहीं लगता कि आरबीआई इतनी बड़ी बॉडी होके, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होके, उसको कमर्शियल बैंक से लोन लेने की जरूरत है। करेक्ट है। आरबीआई देखो अपनी जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए कमर्शियल बैंक से लोन नहीं ले रही है। आरबीआई के लोन लेने का पर्पस क्या होता है? अगर सिस्टम के अंदर पैसे का फ्लो ज्यादा है, जैसे कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा होता है ना, कमर्शियल बैंक कॉन्टिन्यूसली उसको फर्दर पब्लिक को लेंड कर करके ना इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्रिएट करती रहती है, जिससे इकोनॉमी में हाइपोथेटिकल मनी क्रिएट होता रहता है। तो कई दफा जो लेंडिंग कैपेसिटी है ना कमर्शियल बैंक की, उसको मिनिमाइज करने के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेती है कि भाई आप जो है पब्लिक को लोन ना दे सके, इसलिए आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से पैसा लेगी। लेकिन अब आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से पैसा सीधे सीधे उठा थोड़ी लेगी कि आप पब्लिक को ना दे सके इसलिए आप हमें दे दें। आरबीआई को ना लोन ही लेना पड़ेगा। ठीक है। कमर्शियल बैंक ऐसे थोड़ी दे देगी आरबीआई को, ठीक है सर आप ले लो पैसा हमसे और हमें इंटरेस्ट भी मत देना। कमर्शियल बैंक कहती है कि हमारा तो बिजनेस है लोन देने का, अगर आप चाहते हैं हमसे पैसा लेना ताकि इकोनॉमी में पैसे का फ्लो कम हो जाए, हम आगे लोन ना दे सके, तो ठीक है आप हमसे लोन ले लें। तो आरबीआई लोन लेती है कमर्शियल बैंक से इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, ताकि सिस्टम के अंदर पैसे का फ्लो जो है वो कंट्रोल किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पॉइंट इज दैट तीन चीजें बताई मैंने आपको, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये वो टूल्स हैं जिसके थ्रू पैसे को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तो मैंने बताया होता क्या है, ये रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब हम समझेंगे कि इसका इस्तेमाल करके पैसे का फ्लो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब सोचो जरा, रेपो रेट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर ना इन्फ्लेशन है, समझते हैं आप इन्फ्लेशन, पैसे का फ्लो ज्यादा है इकोनॉमी में। अच्छा, पैसा ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक जो है पब्लिक को देती है, और पब्लिक के पास जब ज्यादा पैसा पहुंचने लगता है तो इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अब आरबीआई क्या चाहती है? आरबीआई चाहती है इन्फ्लेशन को खत्म करना, या उसको खत्म तो नहीं हो सकता, कंट्रोल कर सकती है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? पैसे का जो फ्लो है ना, मनी
फ्लो, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर पैसे का फ्लो पब्लिक के पास कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन का रेट भी डाउन हो जाएगा। अब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को लोन देती है, ये कमर्शियल बैंक इसी पैसे को आगे पब्लिक को लोन प्रोवाइड कराता है और इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बढ़ाता रहता है। पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है बताया जरा, रेपो रेट में क्या चेंज कर सकती है ताकि पैसे का फ्लो कम हो जाए। जैसे मान लीजिए आरबीआई ना कमर्शियल बैंक को 5% पे लोन देती है, आरबीआई कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक आगे इसको 8% पे लोन देता है पब्लिक को और इकोनॉमी में पैसे का फ्लो इस वजह से बढ़ता चला जाता है। अल्टीमेटली आरबीआई क्या कर सकती है, 5% से मान लो इसको कर दिया 7%, तो कमर्शियल बैंक को अब पहले की तुलना में महंगा मिल रहा है लोन आरबीआई की तरफ से, और कमर्शियल बैंक को जब महंगा मिलेगा तो वो आगे पब्लिक को भी महंगे रेट पे ही देगी, मान लो 10% पे देगी। तो जितने लोग पहले लोन ले पाते थे अब उसकी तुलना में कम लोग लोन ले पाएंगे ना, कम लोन लेंगे लोग तो पैसे का फ्लो इकोनॉमी में कम हो जाएगा, और इकोनॉमी में पैसे का फ्लो कम होगा तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। खत्म तो नहीं कर सकते, बस पैसे के फ्लो को कंट्रोल करके ना हम मिनिमाइज कर सकते हैं इन्फ्लेशन का रेट। अच्छा, अगर इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन होता है सर, डिफ्लेशन मतलब पैसे की कमी है, पैसा पब्लिक के पास नहीं है, तो कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहेगी कि कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे पब्लिक को, और ज्यादा लोन देने की वजह से पब्लिक के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा, अल्टीमेटली डिफ्लेशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए आरबीआई अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव ले सकती है, रेपो रेट में या बैंक रेट में क्या चेंज कर सकती है सर, रेपो रेट या बैंक रेट उसको रिड्यूस कर दे, जैसे पहले 5% था उसको घटा के 3% कर दिया। 3% करने की वजह से क्या होगा, कमर्शियल बैंक को अब पहले की तुलना में सस्ता पड़ेगा लोन, और जब लोन सस्ता पड़ेगा तो ये आगे फर्दर पब्लिक को भी सस्ते में दे पाएंगे, 5% पे दे दिया लोन। अब पब्लिक को पहले की तुलना में सस्ता पड़ रहा है, जहां पहले 8% पे मिलता था अभी 5% पे मिल जाएगा, तो ज्यादा लोन लेंगे तो इकोनॉमी में पैसे का फ्लो ज्यादा होगा, अल्टीमेटली पैसे की जो कमी है, डिफ्लेशन जिस वजह से है वो खत्म हो पाएगा, कंट्रोल हो पाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा सर, ये तो हो गई रेपो रेट और बैंक रेट की बात की। रेपो रेट या बैंक रेट, अगर इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट बढ़ा देना चाहिए, बैंक रेट बढ़ा देना चाहिए, डिफ्लेशन है तो रेपो रेट या बैंक रेट दोनों रिड्यूस कर देना चाहिए। दिस इज इट। रिवर्स रेपो रेट में क्या चेंज करना चाहिए बताएं। रिवर्स रेपो रेट क्या है सर, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक से आरबीआई लेंडिंग लेगी, उधार लेगी, कमर्शियल बैंक से अगर पैसा ले लिया जाएगा तो पैसे का फ्लो कम हो जाएगा ना इकोनॉमी के अंदर। अब सोचो जरा, अगर इन्फ्लेशन होगा, महंगाई है इकोनॉमी के अंदर, तो आरबीआई क्या करेगी, कमर्शियल बैंक को ना ज्यादा रिवर्स रेपो रेट ऑफर करेगी कि भाई हम आपको ना, अगर आप हमें लोन देते हैं तो हम आपको 6% का रेपो रेट दे सकते हैं। कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई को लोन प्रोवाइड कराएगी, पब्लिक को नहीं दे पाएगी। जब आरबीआई ले लेगा तो पैसा कम रहेगा ना अवेलेबल पब्लिक को देने के लिए, तो पैसे का फ्लो जो है इकोनॉमी में कम होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट भी क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए, और अगर डिफ्लेशन है तो आरबीआई खुद ना लोन देके चाहेगी कि कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन दे, इसलिए रिवर्स रेपो रेट जो है कम कर दिया जाएगा। मान लो 2% रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दे रही है आरबीआई कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक कभी भी लोन नहीं देना चाहेगा आरबीआई को, वो चाहेगा पब्लिक को ज्यादा दिया जाए। मैं अपनी बात को समराइज कर देता हूं कि अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या करना है हमें सर, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में चाहे रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो या बैंक रेट हो, क्या करना है सबको करना है इंक्रीज, सब इंक्रीज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे पैसे का फ्लो इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगा। अच्छा, अगर डिफ्लेशन है, पैसे की कमी है इकोनॉमी के अंदर, तो पैसे का फ्लो बढ़ाने के लिए हम चाहे रेपो रेट की बात करें, रिवर्स रेपो रेट की बात करें या बैंक रेट की बात करें, सब में क्या करना चाहिए, सब कर देना चाहिए डिक्रीज। दिस इज इट। समझ आ गई बात? तो दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव या फर्स्ट मेजर या टूल दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन यूज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में पैसे के फ्लो या क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट, बैंक रेट या रिवर्स रेपो रेट का यूज कर सकती है। दिस इज द फर्स्ट मेजर। एक बार इसका थ्योरेटिकल नोट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ये कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट पढ़ रहे हैं हम। यहाँ लिखा है, एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, सेंट्रल बैंक
controls the credit creation process and flow of money in the economy by using the following instrument। इन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में पैसे के फ्लो या क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करती है। सबसे पहला टूल क्या है, पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है? सबसे पहला है सर रेपो रेट। रेपो रेट क्या है जी? लिखा है द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन सच रेट इज नोन एज रेपो रेट। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए देखिए तो रेपो रेट। रेपो रेट एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द आरबीआई टू कंट्रोल द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, मतलब वही इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक टूल का काम करता है रेपो रेट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द रेपो रेट। ठीक है, बैंक रेट भी बढ़ाया जाएगा। मैंने रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट का डिस्कशन नहीं किया है इसमें, लेकिन सबका ट्रीटमेंट एक ही तरीके से होता है। सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द रेपो रेट व्हिच डिस्करेजेस द कमर्शियल बैंक टू बोरो फ्रॉम आरबीआई एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी मिनिमाइज्ड। देखो आप ना एकदम सिरे से इन्फ्लेशन खत्म नहीं कर सकते इस टूल का इस्तेमाल करके। हम क्या कर रहे हैं, इस टूल का इस्तेमाल करके बस पैसे के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। उसकी सप्लाई जो है वो हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं पैसे के फ्लो की, और उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। समझ आ रही बात? हम उसको सिरे से खत्म नहीं कर सकते इसका इस्तेमाल करके। समझ आ गया? तो ये पहला इंस्ट्रूमेंट था जिसका इस्तेमाल करते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सेकंड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें भी सबसे पहले हम समझेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, और फिर समझेंगे इसको आरबीआई कैसे यूज करती है इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए या क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। देखिए आपको पता ही है, सब बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आप सबको पता है कि कंपनी किस तरीके से काम करती है। कंपनी को अगर फंड की जरूरत होती है तो कंपनी जो है पब्लिक से भी पैसा उठाती है ना। और वैसे तो बैंक से भी ले सकते हैं, लेकिन पब्लिक से पैसा उठाती है तो क्या करती है कंपनी? किस तरीके से उठाती है सर? वो शेयर इशू करती है, कई दफा डिबेंचर इशू कर देती है। तो जिस तरीके से कंपनी को जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, फंड की जरूरत होती है, पब्लिक से पैसा उठा लेती है, सिमिलरली जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट भी पब्लिक से पैसा ले सकती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है इस सिचुएशन में? गवर्नमेंट ना सिक्योरिटीज सेल करती है पब्लिक को सिक्योरिटीज बेचती है अपनी। जैसे ही कंपनी शेयर्स बेचती है वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करती है आरबीआई के थ्रू। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी तो पब्लिक के पास क्या आएगा? पब्लिक के पास वो सिक्योरिटी चली जाएगी, पेपर चला जाएगा, सर्टिफिकेट चला जाएगा, और पब्लिक से पैसा किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल नीड है वो उससे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पहले मैं समझा देता हूं ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या। गवर्नमेंट क्या करती है? सिक्योरिटीज इशू करती है। सिक्योरिटीज कौन से? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, आपने शायद सुना हो, ये बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा। ट्रेजरी बिल्स इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, या जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, इट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ऐसे ही किसान विकास पत्र है, और भी कई तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट इशू करती है टाइम टू टाइम। अच्छा, ये सिक्योरिटीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इशू होती हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है? आरबीआई के थ्रू ये सिक्योरिटीज किसको बेचती है? कमर्शियल बैंक को बेचती है, पब्लिक को बेचती है, फर्म या कंपनीज को सेल करती है। और इसका ना एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद ना इसको जो गवर्नमेंट है उसको बायबैक कर लेती है या रिडीम कर देती है। अब देखिए जरा, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, आरबीआई के थ्रू जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी जाती है पब्लिक को, या उसको बायबैक करा जाता है या रिडीम कर दिया जाता है, जो पूरा प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझ आ रही बात? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक या टू पब्लिक, उसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब पब्लिक को सेल किया जाता है या उनसे वापस खरीदा जाता है, रिडीम कर दिया जाता है, उसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अब देखिए, अगर इन्फ्लेशन है, ध्यान से देखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन तो समझ आ गया। इन्फ्लेशन है अगर, मतलब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी ना, गवर्नमेंट चाहेगी या आरबीआई क्या चाहेगी? आरबीआई चाहेगी कि इकोनॉमी से पैसा ना कम हो जाए,
इकोनॉमी में पैसे का फ्लो ज्यादा है, इस वजह से इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है। तो इकोनॉमी में पैसा कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर देगी, बैंकों को इशू कर देगी, पब्लिक को इशू कर देगी, कमर्शियल बैंक को इशू कर देगी, कंपनीज या फर्म को इशू कर देगी। उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक, पब्लिक या फर्म के पास जो भी पैसा है वो सिक्योरिटीज परचेज करने में पब्लिक जो है लगा देगी, बैंक लगा देंगे, और अल्टीमेटली इकोनॉमी से पैसा जो है निकल के चला जाएगा आरबीआई के पास, पब्लिक के पास पहुंच जाएगा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी चली जाएगी। तो इससे इकोनॉमी में पैसे का फ्लो कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। समझ आ रही बात? इन्फ्लेशन के टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी ताकि पब्लिक उसे खरीदे और इकोनॉमी में पैसे की जो क्वांटिटी है, पैसे का जो फ्लो है वो कम हो सके। अच्छा, अगर ऐसे ही इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन होगा, मतलब पैसे का फ्लो, पैसे नहीं है इकोनॉमी के अंदर, तो आरबीआई क्या करेगी, जो सिक्योरिटीज पहले बेची थी ना पब्लिक को, अब लोगों को पैसे की जरूरत है, तो ये सिक्योरिटीज ना उनसे बायबैक कर लेगी, आरबीआई ना उनसे खरीद लेगी वापस, कि भाई आप हमें सिक्योरिटीज वापस कर दें और अपना पैसा ले लें। उससे इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। समझ रहे बात? जब पैसे का फ्लो कम करना होता है तो सिक्योरिटीज बेची जाती हैं ताकि पब्लिक पैसा दे दे हमें, और जब पैसा कम हो जाता है, डिफ्लेशन होता है इकोनॉमी के अंदर, तो उनसे वो सिक्योरिटीज बायबैक कर ली जाती हैं ताकि इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को बढ़ाया जा सके। तो कहने का मतलब है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है, डिफ्लेशन में ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिडीम या बायबैक कर लिया जाता है। दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझ आ गई बात? तो आज का सेशन ना हम लोग यहीं खत्म करेंगे, अगली क्लास में इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे, बैंकिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें दो चार जो भी टूल्स बाकी हैं वो खत्म कर लेंगे हम। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होती है, बाकी के फंक्शंस या बाकी के टूल्स हम लोग उसमें कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय।